आइए आइए, अभी तक हमने इसके थ्योरी वाले पार्ट्स को देख लिया और अब हम देखेंगे ओरिजिनल एनसीईआरटी की किताब में क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या कुछ बातें हैं, वो देखने का हम प्रयास करेंगे लाइन बाय लाइन, ताकि आपको फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े एनसीईआरटी। तो आइए आज का ये सेशन एनसीईआरटी से के बुक से शुरू करते हैं। चोरी हो चुका है, अब देखते हैं अध्याय 2। हमारे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये आपको बताना। देखो, अब चूंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के लैंग्वेज में जो बातें होती है और दैनिक जीवन में जो बातें होती है, बहुत बार उसका मतलब कुछ और होता है, उसका मतलब कुछ और होता है। जैसे साइंस के लैंग्वेज में सब कुछ कार्य नहीं है, लेकिन दैनिक जीवन में जो कुछ बोला जा रहा है हम कर रहे हैं वो कार्य है। यहाँ पे जो दैनिक जीवन में शुद्ध वस्तुएं हैं, जरूरी है कि साइंस में वो शुद्ध होगा। आइए देखते हैं कैसे। हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल या जूस क्या है, प्योर है, शुद्ध। ये शुद्ध नमक है, एक्स्ट्रा फ्री फ्लो एजाइज सॉल्ट। ओ भाई, शुद्ध घी है, शुद्ध दूध है, ऐसा मार्केट में मिलता है। ठीक है, ये मार्केट के लिए शुद्ध है। आइए पहले समझते हैं क्या कहता। कह रहा है, क्या आपने कभी उन खाने वाले वस्तु पदार्थों के डिब्बों के ऊपर शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया दिया भाई? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट न हो। लेकिन लेकिन हमने आपको बोला, वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है, अतः शुद्ध नहीं है। हमको तो दिखा, अरे भैया दूध, अब दूध में कुछ मिला हुआ नहीं है तो हम बोलेंगे भैया ये शुद्ध है। घी कुछ मिला हुआ नहीं है, क्वालिटी बढ़िया, तो हम बोलेंगे शुद्ध घी है। लेकिन एक्चुअल में वो शुद्ध पदार्थ नहीं है। साइंस के लैंग्वेज में एक ही तत्वों से जो मिलके बना होता है, एक ही तरह के अणुओं से जो मिलके बना होता है, उसको शुद्ध बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं बातों को, पहले क्या है सो देखते हैं, प्रयास करते हैं। कह रहा, क्या आपने कभी इन खाने वाले डब्बों के ऊपर देखा है? कह रहा, उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति रखते हैं। समान रासायनिक प्रकृति। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। एक ही प्रकार का तत्व न बोला जाए, एक ही प्रकार के कण बोला जाए। कह रहा, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी क्या है, मिश्रण। मिश्रण क्या है, व्हाट इज मिक्सचर? आइए देखते हैं। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता। मिश्रण क्या है, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर क्या होता है, बना होता। सही है। हम जानते हैं कि जल में, हम जानते हैं कि क्या, जल में कौन चीज, घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। जैसे जल में कोई चीज घुला हुआ तो हम उसको कैसे अलग कर सकते हैं, वाष्पीकरण करके उसको गर्म कर देंगे, वाष्पीकृत हो जाएगा, या फिर आसवन विधि से। जैसे समुद्री नमक जो मिलता है हमको जल में, समुद्री जल में क्या है, नमक होता है, और वहां से जो नमक मिलता है वो आसवन विधि से ही तो मिलता है। कोई जल है, जल में अगर नमक चीनी घुला हुआ और आप चाहते हैं कि नमक चीनी को अलग करना, वाष्पीकृत कर दीजिए, फिर आपको मिल जाएगा। वही बात कहना चाह रहा है। कह रहा है कि यद्यपि सोडियम क्लोराइड NaCl, क्या होता है सूत्र, NaCl अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया सकता। मतलब भौतिक विधि से हम चाहेंगे कि सोडियम अलग हो जाए और क्लोरीन अलग हो जाए, तो इसको अलग हम नहीं कर सकते। इसी प्रकार चीनी, चीनी का सूत्र क्या होता है, C12, क्या होता है भाई, बोलो बोलो बोलो, C12H22O11। एक चीनी एक प्रकार का पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार के शुद्ध अवयव रखता है। इसका यौगिक क्या होता है, समान रहता। ध्यान में रहेगा क्या?
आइए क्या कह रहा है पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलाषणीय गुण एक समान होता है। शुद्ध पदार्थ जो होता है कहीं से भी मिले, तो तत्व का हो या यौगिक का हो, अगर तत्व के हर कण को लेंगे तो सभी कणों का रासायनिक गुण समान होगा। यौगिक के सभी कण लेंगे तो सभी कण का रासायनिक गुण क्या होगा, समान होगा। ये कहना चाह रहा, ये कह रहा है कि भाई शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलाषणिक गुण क्या होते हैं, एक समान होता है। कह रहा है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण में क्या होता है, एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होता है। मिश्रण के प्रकार पे आता है। मिश्रण का प्रकार, अवयवों की प्रकृति के अनुसार से विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस मिश्रण के कई प्रकार होते हैं, हमने आपको बताया है। आइए देखते हैं, कहता है कक्षा को अ ब स द समूह में ए बी सी डी में क्या कर दिया, बांट दीजिए। एक बीकर जिसे 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो, समूह ए को दे। समूह बी को क्या करना है, एक बीकर में 50 ml जल और 2 चम्मच कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक समूह 100 को दे और 2 को दे। दोनों अवयवों को पृथक पृथक मात्रा में दे। बोल रहा है 4 ग्रुप बनाइए। पहले वाले ग्रुप को क्या देना है आपको, 50 ml जल में कॉपर सल्फेट CuSO4 का चूर्ण देना 1 चम्मच। दूसरे ग्रुप को क्या देना है, 50 ml जल में 2 चम्मच कॉपर सल्फेट देना है। और तीसरे और चौथे को क्या देना है, सोडियम क्लोराइड दे देना है, मतलब साधारण नमक देना है। लेकिन सबका मात्रा अलग अलग होना चाहिए, ये कहना चाह रहा। आइए, अगर आप पृथक पृथक समूह के उन अवयवों की मिलाकर मिश्रण करें, उनके रंग बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। समूह अ और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या था, कॉपर सल्फेट। समूह ए को क्या मिला था, कॉपर सल्फेट का 1 चम्मच और ब को मिला था 2 चम्मच। लेकिन है तो कॉपर सल्फेट ही ना, इसलिए उसका गुण क्या होगा, एक समान होगा। यही बोल रहा। कह रहा इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। वैसा मिश्रण जिसमें सभी का गुण एक समान हो, समांगी मिश्रण कहलाएगा। या उसी को क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन या विलयन या होमोजीनियस मिक्सचर। इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण है, जल में नमक और जल में चीनी। दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। यदि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक है, यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं। समूह 100 और 2 ने जो मिश्रण प्राप्त किया है उनके अंश भौतिक दृष्टि से क्या है, पृथक हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने मात्रा अलग अलग लिया था। भौतिक रूप से अलग है लेकिन रासायनिक रूप से वो भी नमक है। समूह अ ब 100 द 100 और 2, 100 को क्या दिया, थोड़ा चम्मच नमक दिया था, 2 को ज्यादा चम्मच नमक दे दिया था आपने। तो रासायनिक गुण समान है लेकिन भौतिक गुण क्या अलग अलग है। ये ज्यादा गाढ़ा होगा, ये कम गाढ़ा होगा। कह रहा है कि समूह 100 और 2 ने जो मिश्रण प्राप्त किया उसके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक है। इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल विषमांगी मिश्रण के क्या है, अन्य उदाहरण है। ध्यान में रहेगा क्या, ठीक है। दूसरा चार्ट, ये दूसरा एक उदाहरण दे रहा है उन्हीं चीजों को समझाने के लिए। यहाँ पे आइए, कह रहा है कि निस्यंदन छानने की प्रक्रिया, निस्यंदन को बोलते हैं फिल्टरेशन। क्या बोलते हैं, फिल्टरेशन बोला जाए। निस्यंदन को बोलते हैं लोग फिल्टरेशन। फिल्टर पेपर से किसी लिक्विड में घुले हुए कुछ ठोस और मिश्रण कणों को अलग करने की विधि को बोलता है। ये फिल्टर पेपर बनाने का तरीका दिखाया गया। पेपर है उसको फोल्ड वोल्ड कर लिया, ऐसे घुमा लिया, इस फिल्टर पेपर है, ये फिल्टर पेपर है। वे कांच के छानक पत्र के साथ संलग्न कीप में निथरा हुआ द्रव मिला दिया। कीप से बूंद बूंद के रूप में फिल्टर पेपर से आ जाएगा। यहाँ पर ये छना हुआ क्या हो गया, द्रव हो गया। इसकी गंदगी क्या हो जाती है, अलग हो जाते हैं। कह रहा विलयन क्या है, आइए इस पे विचार करते हैं। अब मिश्रण के प्रकार पे आता है। देखो पहले समझो, हमने आपको पहले बताया, अभी फिर से देख लो। मिश्रण के 2 प्रकार, एक कौन सा, समांगी मिश्रण, मतलब वैसा मिश्रण जिसके जो पूरी तरीके से घुला मिला हुआ,
जिसके सभी पार्ट का गुण क्या हो, एक समान हो। और एक होता है क्या, विषमांगी, जो पूरी तरीके से क्या हो, घुला हुआ अम्ल नहीं हो और सभी हिस्से का गुण एक समान ना हो, विषमांगी विष। अब हमको अलग अलग पार्ट पढ़ना है उसमें, तो पढ़ते पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं विलयन क्या। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का कैसा समांगी मिश्रण है, याद रखना। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, होमोजीनियस मिक्सचर है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे, नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन मिश्र धातु और गैस विलयन वायु भी होते हैं। आप जानते हैं मिश्र धातु, मिश्र धातु है, मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु मतलब धातु मिला हुआ हो। मिश्र धातु तभी बनता है जब धातु धातु के साथ मिलेगा तो मिश्र धातु बनेगा, या फिर धातु अधातु के साथ मिलेगा तो मिश्र धातु बनेगा, लेकिन अधातु अधातु कभी भी मिश्र धातु नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मिश्र धातु है, धातु होना ही चाहिए। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का विलयन ही है, इसके गुण भी एक समान होते हैं। गैस विलयन में वायु, वायु के जितने भी है ये समांगी मिश्रण है। तो अगर आपसे पूछ लेगा मिश्र धातु, अगर आपसे पूछ लेगा मिश्र धातु, पूछ लेगा वायु, ये सभी क्या है, ये सभी के सभी समांगी मिश्रण है, या क्या है, फिर विलयन है। ध्यान में रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। कह रहा है कि विलयन के कणों में समांगिकता होती है, सही बात है। विलयन जिसको ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, उसके कण में क्या होता है, समानता होती है, समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव एक समान ही रहेगा। यह दर्शाता है कि विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से क्या है, मिले हुए। आइए मिश्र धातु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलॉय, क्या बोला जाता है, एलॉय। ये क्या बोलता है, चलो इसको देख लेता हूं। कह रहा है ये धातुओं के समांगी मिश्रण है। पूछता है कैसा मिश्रण है ये, समांगी। काम की चीजें ये है जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयव में पृथक नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है, लेकिन समांगी मिश्रण माना जाता है। ये बात है, क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल किसका मिश्र धातु है, जिंक और कॉपर का। जिंक में जब कॉपर मिलाते हैं तो क्या बनता है, पीतल। जिंक 70% कॉपर, कॉपर क्या कहता है आपको, 70% जिंक, 30%। कह रहा है किसी विलयन को दो भागों, किसी विलयन को दो भागों में विलायक और विलय में बांटा जाता। विलय और विलायक क्या है, ये चेक करते हैं। जैसे जल हुआ, जो घोलेगा किसी को वो विलायक कहलाएगा। जैसे जल नमक को घोल लेता है, चीनी को घोल लेता है। जैसे मैंने हमको शरबत बनाना, तो क्या करेंगे, जल लेंगे, उसमें नमक चीनी मिला देंगे, ऐसे ऐसे करके घोल देंगे। तो जो घोलेगा किसी को, जो घोलेगा वो विलायक कहलाएगा, लेकिन जो घुलेगा वो विलय कहलाएगा। जो क्या करेगा, घोलेगा, जैसे कि जल, जो घोलेगा वो क्या कहलाएगा, विलायक। जो घोलेगा वो क्या कहलाएगा, विलायक। और जो घुलेगा, जो खुद घुलेगा भाई साहब, जो खुद घुलेगा वो क्या कहलाएगा, विलय। और जब ये दोनों मिल जाएगा तो क्या बनेगा, विलयन। तो नमक चीनी को आप घुलाते हैं तो वो विलय पदार्थ हुआ, सॉल्यूट। क्योंकि जल उसको घुला लेता है अपने में, इसलिए जल विलायक हुआ, सॉल्वेंट। अब जल में नमक चीनी घुल मिल गया तो शरबत बन गया, और शरबत हो गया विलयन, यानी कि सॉल्यूशन। समझ में आ गया बात, आ जाओ। कह रहा है विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है। अच्छा, जल की मात्रा ज्यादा होती है कि नमक की मात्रा ज्यादा, अब ऐसी बात है, जल की मात्रा ज्यादा, जल विलायक। जिसकी मात्रा ज्यादा वो क्या होगा, वो विलायक कहलाता, और जिसकी मात्रा कम वो विलय कहलाता। ध्यान में रहेगा। अब अगर उदाहरण के लिए आइए उदाहरण देख लेते हैं जरा। उदाहरण में क्या कहा, कह रहा है कि चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण। तरल में जल तरल है, इसमें ठोस मिला हुआ चीनी, इसमें चीनी विलय है और जल विलायक। सही बात। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, जिसे टिंक्चर आयोडीन भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता।
कि टिंचर आयोडीन क्या होता है, तो जब आयोडीन क्या होता है, एल्कोहल में घुलता, एल्कोहल में आयोडीन नहीं, आयोडीन घुलता है अल्कोहल में, आयोडीन घुलता है अल्कोहल में, आयोडीन अल्कोहल में घुलेगा तो इसको बोलेंगे टिंचर आयोडीन। आयोडीन चूंकि घुलता है इसलिए विलय है, अल्कोहल विलायक है, जिसे टिंचर आयोडीन कहते हैं। इसमें आयोडीन विलय और अल्कोहल विलायक, सही बात है। बोल रहा है क्या आगे कि वात युद्ध पे जैसे सोडा, जैसे पीते हैं ना पेय पदार्थ, सोडा, कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक सभी, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में, उसमें लिक्विड होता है उसमें गैस भी रहता। और कौन सी गैस रहती है पूछा जाता, पेयजल में कौन सा, पेय पदार्थ में कौन सा, तो CO2 गैस रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय और जल क्या है, विलायक है, दिया हुआ भी है। आइए ऊपर कह रहा है कि वायु, क्या कह रहा है, वायु गैस में गैस का विलयन है मुख्यतः दो घटकों, 21% ऑक्सीजन और 70% नाइट्रोजन का समांगी मिश्रण। एग्जाम में पूछा जाता, वायु कैसा मिश्रण है, समांगी या विषमांगी, ज्यादा क्या समांगी मिश्रण। कैसे है ये, समांगी मिश्रण। अच्छा तो हमने ये देखा, आइए देखते हैं। वायु को विलायक कहा जाता, अच्छा नहीं, तो विलायक किसको बोले, नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए बोल रहा नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में होती है, इसलिए वो सब क्या विलय है। एग्जाम में ये पूछेगा कि विलयन के गुण क्या है, ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन के विलयन के क्या गुण है ये बताइए आप। देखो या समांगी मिश्रण के क्या गुण है, तो विलयन एक समांगी मिश्रण है, पूछेगा। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं। विलयन के कण नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इतने छोटे कण को दिखाई नहीं देगा, इसलिए वे आंखों से दिखाई नहीं देखे जा सकते। एग्जाम में पूछा जाता, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है। एक प्रकाश का प्रकीर्णन आपने पढ़ा है कि भैया प्रकाश के रास्ते में अगर कोई कण आ जाएगा तो कण क्या करेगा, इस प्रकाश को कुछ कण को अवशोषित कर लेगा, प्रकाश के मात्रा को कुछ अवशोषित कर लेगा, बाकी वो इधर छितरा देगा, जिसको प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोला जाता है। जब कण बहुत छोटा रहेगा भैया वो स्कैटर नहीं कर पाएगा, स्कैटर नहीं कर पाएगा तो प्रकाश का रास्ता दिखाई नहीं देगा, किरणल प्रभाव नहीं होगा। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाता नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई भी नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। शरबत बन गया, अब इच्छा किया नहीं हम चीनी निकाल लेते हैं छान के, थोड़ी ना निकलेगा, घुल गया भैया पूरी तरीके से। समांगी मिश्रण वो अलग नहीं होगा, शांत छोड़ देंगे, कहेंगे अच्छा ठीक है ऐसा करते हैं, थोड़ा देर आधा घंटा छोड़ देते हैं शरबत को, आधा घंटा में उसका चीनी नीचे बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, घुल मिल चुका है पूरी तरीके से। तो छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन क्या होता है, अस्थाई। विलयन क्या होता है, अस्थाई होता। विलयन कैसा होता है, अस्थाई होता है, प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देगा, ठीक है, और विलयन के कण किरण को फैलाते नहीं है, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसका व्यास 1 नैनोमीटर होता है, और ये कैसा है, समांगी मिश्रण है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये ऊपर विलयन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कोई चीज कितना घुला हुआ, जैसे शरबत बनाना था, 1 गिलास पानी लिया, उसमें आपने 1 चम्मच चीनी डाल दिया तो घुला, 2 चम्मच डाला तो और घुलेगा, 3 डाला घुलेगा, लेकिन घुलने की दर धीरे धीरे क्या होगी, घटती जाएगी, एक ऐसा समय आएगा घुलना बंद हो जाएगा, तो उस टाइम होगा कि पूरी तरीके से सांद्रित है, मतलब इसमें भरपूर मात्रा ऑलरेडी है, अब ये बेचारा नहीं घुल पाएगा खुद को, यही बोल रहा। हमने देखा कि समूह अ और ब के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभासों के रंगों के विलयन है, अभावों के। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलय पदार्थ होते हैं, सही बात है, विलायक ज्यादा होता है, विलय कम होता। विलयन में मौजूद विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द है, तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द क्यों बोला जाता है, सो समझिए, किसी की तुलना में एक को बोलेंगे तनु हो, एक को बोलेंगे सांद्र हो,
तनु मतलब कम मात्रा, सांद्र मतलब ज्यादा मात्रा, किसका? विलय का। विलायक तो जो था वो है, जल जितना था उतना ही है, लेकिन अब चीनी की मात्रा कम होगी तो तनु सॉल्यूशन कहलाएगा, और चीनी की मात्रा ज्यादा होगी तो वो सांद्र सॉल्यूशन कहलाएगा। अब एक, जैसे आपने 1 चम्मच चीनी डाला इसमें, दूसरे में 2 चम्मच चीनी डाला, तीसरे में 3 चम्मच डाला, तो पहला और दूसरा में ये तनु है ये सांद्र है, लेकिन दूसरा तीसरा में ये तनु है ये सांद्र है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए, आ जाइए, सॉरी फॉर इंटरप्शन। कह रहा है एक निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। एक तापमान पर, मतलब ऐसा नहीं कि जितना मन उतना घुला दोगे, एक क्षमता तक ही वो घुलेगा। तो कह रहा है कि निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे क्या बोलेंगे कि भैया ये संतृप्त हो गया, ये तृप्त हो चुका है, अब ये खुद को नहीं घुलाएगा। विलय पदार्थ की वह मात्रा, आइए यहां पे डेफिनेशन होगा, विलय पदार्थ की वह मात्रा रहेगा तो विलय, विलय को ही तो घुलना है, विलय को तो खाली घोलना है भाई। तो विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी क्या कहलाएगी? घुलनशीलता कहलाएगी। मतलब जितना ज्यादा घुल जाएगा वो उसकी उतनी ज्यादा घुलनशीलता कहलाएगी। यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहेंगे। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको बोलेंगे, संतृप्त विलयन उसको बोलेंगे कि अब और नहीं घुलेगा, एकदम लिमिट से ज्यादा हो चुका, अब नहीं घुलेगा। लेकिन हम घुला रहे हैं तो घुल जा रहा है, मतलब अभी ये संतृप्त नहीं हुआ है, तो ये असंतृप्त विलयन कहलाएगा, जो कि हमने आपको बता रखा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कह रहा है यदि विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता स्तर संतृप्त स्तर से कम है तो क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन कहलाएगा। यदि किसी आप विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन ले और इसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा भाई? चलो, कह रहा उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक 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 पदार्थों की विलयन क्षमता क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलय के पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। आइए यहां पे समझ लीजिए, कह रहा विलायक की मात्रा द्रव्यमान में ले या आयतन में ले, विलायक की मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। मतलब कोई चीज घुलाया तो दिए गए विलायक की मात्रा में कितना घुला उसी को तो बोलते हैं सांद्रता। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां, लेकिन हम यहां सिर्फ 3 विधियों के बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। आइए क्या है? बोला द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। कुछ नहीं भाई, कोई भी विधि रहेगा मतलब नहीं है। ऊपर में विलय, नीचे में विलायक, ऊपर में विलय और नीचे में ये विलय जो है ना विलायक में कितना था। मतलब इसको जब तोड़ दोगे तो क्या बनेगा? ऊपर में विलय और नीचे में विलयन। मतलब दिए गए विलयन में कितना विलायक है उसी का परसेंटेज निकालेंगे, वही सांद्रता कहलाएगा। परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन या फिर सिंपली कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगा। विलय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे विलयन का आयतन गुने 100, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे विलयन का आयतन गुने 100। जैसे निकालना है आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं।
अगर आयतन प्रतिशत निकालना तो नीचे आयतन, देखो आयतन प्रतिशत निकालना तो नीचे आयतन, और द्रव्यमान प्रतिशत निकालना तो नीचे क्या करेंगे, द्रव्यमान करेंगे विलयन का। यही बातें दिया हुआ। क्या कह रहा है क्वेश्चन है छोटा सा, ये चेक कर लेता। विलयन के आयतन, आयतन प्रतिशत ऊपर में आयतन नीचे में आयतन इंटू 100, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये निकालना, एक विलन के 320 ग्राम विलायक, कितना है विलायक 320 ग्राम, 40 ग्राम विलय है, दोनों को जोड़ देंगे तो विलन कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो 320 प्लस 40 360 ग्राम विलियन हो गया। सांद्रता निकालना है तो विलय बट्टे विलायक, विलय कितना 40, विलायक कितना 360 गुने 100, बात खत्म। 0 0 4 एकम 4, 4 नमा 36, 100 बट्टे 9, 100 बट्टे 9, तो 11 नमा 99, 11 दशमलव समथिंग, 11.1% हो गया आंसर। यही चीज तो दिया हुआ 40 बटे 360, खत्म। इस तरीके से सांद्रता निकलता, बड़ी सिंपल। कुछ नहीं, विलय ऊपर विलायक, विलय ऊपर नीचे टोटल विलियन, विलय नीचे विलय प्लस विलायक गुने 100, या विलय बट्टे विलियन गुने 100, बात खत्म। निलंबन क्या है, जिसको इंग्लिश में सस्पेंशन बोलते हैं, क्या बोला जाता है, सस्पेंस। क्या बोलते हैं हम लोग, सस्पेंस। समूह 100 के द्वारा पाया गया कि विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षिप्त हो जाते हैं निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण, आइए यहां से काम की बात करते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण, आपसे पूछेगा विलयन कैसा है, समांगी, विलयन कैसा है, समांगी, विलयन समांगी, जबकि निलंबन विषमांगी। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं, मतलब पूरी तरीके से घुलते नहीं है, उसी विलायक में वो भाई साहब परे रहते हैं। आइए गुणधर्म इसका देखते हैं, इसका क्या प्रॉपर्टी है। गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टी। यह एक विषमांगी मिश्रण है, काम की चीजें हैं। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं, जैसे जल में आपने रेत ले लिया, रेत जल का मिश्रण, रेत तो दिखेगा ना मेरे को, वही बोला। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टि गोचर होता है। जब इसे स्थान छोड़ दे तो भैया नीचे बैठ जाएगा, तो ये कण नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। काम की बातें, विलयन अस्थायी, विलयन अस्थायी जबकि निलंबन अस्थायी। छानन विधि द्वारा क्या करेंगे, इसको हम पृथक कर सकते हैं, जबकि विलयन को पृथक नहीं कर सकते थे। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन भी रुक जाता है। जब सब कण भी बैठ जाएगा तो प्रकीर्णित कौन करेगा, कोई नहीं। अब आइए कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल। अभी कोलाइडल बड़ी कमाल का चीज है, ये देखने में लगता है कि समांगी है, और मैं इसको लिख देता हूं, देखने में कोलाइडल लगता है कैसा, समांगी मिश्रण, लेकिन वास्तविक तौर पर अगर एग्जाम में पूछ ले तो आंसर बताइएगा, वास्तविक रूप में ये कैसा होता है, विषमांगी मिश्रण। देखने पर यह समांगी लगता है, देखने पर समांगी, लेकिन वास्तविक तौर पर यह क्या होता है, विषमांगी होता। बोल रहा है कि कोलाइडल के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण कोलाइडल होता है बीच वाला, एक होता है क्या, एक होता है क्या जी, खाली हो गया कोई बात नहीं, एक होता है क्या विलयन, एक होता निलंबन, और बीच में होता कोलाइडल। निलंबन का कण बहुत छोटा, खुली आंखों से नहीं दिखेगा, जबकि अरे विलन का कण खुली आंखों से नहीं दिखेगा। निलंबन बड़ा होता है आकार, खुली आंखों से दिखेगा, यह स्कैटर नहीं करेगा, इसलिए प्रकाश का जो पाथ वो दिखाई नहीं देगा, किसमें, विलयन में। लेकिन निलंबन में दिखाई देगा क्योंकि स्कैटर करेगा, प्रकीर्णित करेगा। और भैया ही कोलाइडल बोला तो बीच वाला, देखने में लगता है ये कैसा है, समांगी, रियल में कैसा होता है, विषमांगी। रियल में समान रूप से फैले होते, निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार निलंबन से कम जबकि विलयन से बड़ा। यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, देखो यहां पे लिखा हुआ भैया, क्या लिखा हुआ, समांगी प्रतीत होता, लेकिन वास्तविकता में यह कैसा है, विषमांगी है, याद रखिएगा। जैसे दूध, ध्यान में रहेगा क्या, जैसे कि दूध।
कोलाइडल कणों के छोटे आकार, कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश के किरण को आसानी से फैला देते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, टिंडल प्रभाव बोला जाता है। कौन सा? टिंडल प्रभाव। प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तो वहां पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। अरे आप अपने घर में देखते होंगे, खिड़की वगैरह से या कहीं छेद है घर में, तो क्या होगा, उससे लाइट आता है, उस लाइट में जो प्रकाश का कण नाचते दिखता है, आपको दिखता है ना, वही है टिंडल प्रभाव। यही दिख रहा। जैसे ये विलयन लिया गया, ये क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, और ये भाई दूध और पानी का है, तो ये कोलाइडल है। तो इसमें कण बहुत छोटा है, तो देखो टॉर्च मारा गया तो प्रकाश का रास्ता दिख रहा है क्या? नहीं। प्रकाश का रास्ता ऐसा होना चाहिए था। अरे बोलो, प्रकाश का रास्ता ऐसा दिख रहा है क्या? यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ देखो प्रकाश यहाँ पे भी दिख रहा है, यही कहना चाह रहा। तो ये कैसा है? ये समांगी, और ये कैसा हो गया? विषमांगी। ये कैसा हो गया? ये समांगी विलयन। ये कैसा? विषमांगी। ये विलयन है, और ये क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन। कह रहा है कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने का कारण होता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो हम वहां भी टिंडल प्रभाव को देख पाते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइडल कणों के समान व्यवहार करते हैं। इसको बोलते हैं कैनोपी। पेड़ पौधा होता है, उसके बड़े 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 पेड़ होते हैं, उसके बीच दो जैसे बड़ा बड़ा पेड़ है, तो इसका इसका भी छिपी, इसका भी छिपी, मतलब टॉप एपेक्स पॉइंट, इसके बीच के स्पेस को कैनोपी बोलते हैं। उससे क्या होता है, तो प्रकाश धरती पर आता है तो उसमें भी आपको दिखाई देगा टिंडल प्रभाव, प्रकाश का रास्ता। एग्जाम में यह भी पूछा जाता, कोलाइड्स के सामान्य उदाहरण एग्जाम में यह पूछा जाता। हमने कहा बता रखा है, एक बार देख लीजिए। ये परिक्षेपण माध्यम, ये परिक्षिप्त अवस्था है। मतलब क्या हुआ, परिक्षेपण परिक्षेपण में आप कंफ्यूज रहते हैं। मैंने आपको बताया कि भाई इसमें ये घुला है, इसमें ये घुला, ये घुला है, ये घुलाया है। अब ध्यान में रहेगा, इसने घुलाया, इसने क्या किया, घुलाया। ये क्या हुआ, घुला या मिला। तो गैस में द्रव बनेगा एरोसॉल, जैसे कि कोहरा, बादल, कुहासा, गैस में द्रव, गैस में द्रव, इसको क्या बोलते हैं, एरोसॉल। देखो एरोसॉल, गैस में ठोस बनेगा तो एरोसॉल। तो एरोसॉल का निर्माण क्या होता है, गैस में या तो द्रव या तो ठोस। गैस है, गैस में या द्रव मिले या ठोस मिले, उसको बोलते हैं एरोसॉल। एरोसॉल कैसे याद रहेगा, एयर, एयर क्या है, हवा है, हवा यानी गैस। तो इस गैस में, एयर में क्या मिल जाए, द्रव मिल जाए या ठोस मिल जाए। तो जब एयर में, हवा में, गैस में द्रव या ठोस मिले उसको एरोसॉल बोलेंगे। ध्यान में नहीं रहेगा क्या? बिल्कुल। फोम किसको बोलेंगे, द्रव में जब गैस बनता है तो उसको फोम बोलते हैं, सेविंग क्रीम। इमल्सन किसको बोला जाता है, द्रव का विलयन इमल्सन है। दूध फेस क्रीम एग्जाम में पूछा जाता है, दूध कैसा, कोलाइडल है तो इमल्सन है। इसी को पायस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। पायस बोले या इमल्सन बोले एक ही बात होता है, और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सोल किसको बोलते हैं, द्रव में ठोस मिलता है सोल, ठोस में गैस मिलेगा फोम, ठोस में द्रव मिलेगा जेल, ठोस में ठोस मिलेगा ठोस सोल, दुधिया कांच, ये सभी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट। आ जाइए, यही देखिए, ये कैनोपी अपने टिंडल प्रभाव दिखाया। कोलाइडल के गुणधर्म क्या, प्रॉपर्टी, यह एक विषमांगी मिश्रण है। हमको बताया, देखने में लगता है समांगी, लेकिन वास्तविक रूप से क्या है, विषमांगी। तो अगर सिंपल सा पूछा जाए कैसा है, तो विषमांगी ही आंसर करेंगे। कोलाइडल के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि पृथक रूप से आंखों से दिखाई नहीं देते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश के किरण को फैलाते हैं और इसके मार्ग को दृश्य दिखाई तो नहीं देता, लेकिन टिंडल प्रभाव बनाता। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। कह रहा है कि छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किया सकता है, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा क्या। अपकेंद्रीकरण क्या होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। वॉशिंग मशीन जो कपड़ा धोता है वो सेंट्रीफ्यूगेशन से, मथ के मक्खन जो निकालती है ना मम्मी, वो सेंट्रीफ्यूगेशन से, अपकेंद्रण विधि से। उसमें क्या हुआ, एक सेंटर के अलॉन्ग गोल 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 घुमाते हैं, तो बाहरी कण बीच में,
हल्के कण बाहर की तरफ फैल जाते हैं, उसी को बोलता है सेंट्रीफ्यूगेशन। दूध से मक्खन सब निकाला जाता है इसी विधि से, तो ये आपको ये बोल रहा है। कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम से बना होता। प्रक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रवस्था जो हमने आपको यहां पे बताया था। परिक्षेपण माध्यम जो घुलाएगा, प्रक्षिप्त प्रवस्था जो घोलेगा, बताया है आपको। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसमें क्या रहा, विलय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे प्रक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं, तथा वह घटक जिसे परिक्षिप्त प्रवस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। सिंपल सा, विलय जो होगा वो प्रक्षिप्त प्रवस्था होगा, डिस्पर्स्ड फेज। जो घुलेगा वो प्रक्षिप्त प्रवस्था होगा, जो घोलेगा वो परिक्षेपण माध्यम होगा। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम, ठोस द्रव या गैस की अवस्था और परिक्षिप्त प्रवस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सारणी हमने आपको बता भी दिया है। ठीक है क्या, अब आइए, अब आइए इसमें क्या बोला, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। मिश्रण के घटकों का क्या पृथक्करण। हम पढ़ चुके हैं कि प्रायः प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होता। प्राकृतिक पदार्थ क्या, रासायनिक तौर पर वो शुद्ध नहीं होता। मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। विषमांगी मिश्रण, क्या बोल रहा है, विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। जैसे हाथ से चुनकर, विषमांगी है तो उसको हाथ से चुनकर लेंगे। जैसे सब्जी वब्जी खरीदने गए, उसमें सब्जी सब तरह का सब्जी एक ही दे दिया तो हाथ से चुनकर अलग कर लीजिएगा। चावल दाल में कंकर पत्थर, उसको हाथ से चुनकर अलग कर लीजिए। तो ये सब पृथक्करण की विधियां अपने बच्चे क्लास में पढ़ा होगा 7th 8th में। भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जाता है, हमने आपको पढ़ाया भी है, हमने आपको पृथक्करण चैप्टर पढ़ाया भी है, पदार्थों का पृथक्करण। जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। आइए उसको देखते हैं। ये कह रहा कि रंग वाले घटक या डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। आइए उसको देखते हैं। कह रहा है कि रंग वाले डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे अलग कर सकते हैं। आधा बीकर जल ले, बीकर मतलब बर्तन में जल ले लें। बीकर के मुख पर वाच ग्लास रखे, ग्लास रखते हैं सिंपल। कुछ बूंद स्याही वाच ग्लास पर डालें। अब बीकर को गर्म करना शुरू करें। हम स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि वाच ग्लास से वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण होने तक क्या करना है, गर्म रखना जारी रखना है हमको, जो आपके सामने यहाँ पे तस्वीर में दिखाया गया। ये जल है, बीकर, ये बीकर में जल है, बॉयल कर रहे हैं, ये वाष्पीकृत हो रहा है ऊपर में। ठीक है, और ये वाच ग्लास, इसमें स्याही रखा हुआ तो क्या होगा, उड़ेगा, उड़ेगा ना जी, तो उड़ेगा तो उसके अंदर जो है, जो स्याही का ठोस कण है वो इसी में रह जाएगा। स्याही का ठोस कण रह जाएगा और इसके अंदर जो जल की मात्रा थी, जो घोलक की मात्रा, जो विलायक की मात्रा थी वो उड़ जाएगा, इस तरीके से पृथक हो जाएगा। सिंपल सा बात। कह रहा हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का, स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। स्याही क्या है, जल में जब रंग मिलाते हैं स्याही बन जाता है। इस तरह से हम विलायक से विलय पदार्थ को वाष्पीकरण विधि द्वारा क्या कर लेते हैं, हमने अलग कर लिया, हमने आपको बता दिया। आइए इस बात को समझते हैं। कह रहा दूध से क्रीम को कैसे हटाते हैं, आपको बताया जस्ट। आजकल हम बाजार में संपूर्ण फुल क्रीम, टोन, डबल टोन प्रकार के दूध, पोली पैक अथवा टेट्रा पैक भी पाते हैं। दूध के इन प्रकारों में भिन्न भिन्न मात्रा में क्या होती है, वसा होती है। आइए इसको दिखाते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा, देखो इसको कैसे अलग करेंगे, तो अपकेंद्रीय यंत्र, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से 2-3 मिनट तक अपकेंद्रित करें। अगर स्कूल में यह यंत्र उपलब्ध नहीं है तो यह प्रयोग आप घर पर रसोई में प्रयोग करने वाले मथनी या मिक्सी से भी कर सकते, बताया था ना। मथनी मथ देती है मम्मी, क्या करती है, टेकची समझते ना, उसमें रख के दूध को, मक्खन को इस तरीके से मथ दे दिया जाता। वही तो बात बोल रहा है भाई, वही तो बात बोल रहा। कह रहा है कि दूध को मथने पर आपने क्या देखा, दूध में से क्रीम का पृथक्करण कैसे करते हैं, सब इसी अपकेंद्रीय विधिकरण विधि से करते हैं।
कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पत्र से बाहर निकल जाते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता, बोला था घुमाया जाता है, तब भारी कण नीचे, बताया था ना, घुमाएंगे तो भारी कण नीचे और हल्के कण बाहर, ऊपर ऊपर की ओर रह जाते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। इसका प्रयोग कहां करते हैं? तो जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच में, सेंट्रीफ्यूगेशन का अगर पूछ लिया। अब केंद्रीकरण का प्रयोग क्या किया जाता है, ये आपके सामने है। डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने के लिए बता चुका हूं मैं आपको। कपड़े धोने की मशीनें बता चुका हूं आपको। ठीक है, ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया। दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को, दो द्रव है अघुलनशील है, जैसे कि पानी में किरासन तेल द्रव है लेकिन मिलता नहीं है, तो वैसे को कैसे अलग करेंगे भैया? कीप से अलग कर लेंगे। कैसे अलग करेंगे? आइए क्या करेंगे, कीप से अलग कर लेंगे। आपके सामने कीप में डालेंगे, इसमें जल है, देखो ये क्या है, ये जल है, ये मिट्टी का तेल है, पृथक्करण कीप। यहाँ नॉब को बंद रखिए, अब धीरे से नॉब खोलिए तो ये वाला जल नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। आइए भाई सब गिरते गिरते यहाँ पर आएंगे कि हम कीप बंद कर देंगे, नॉब को बंद कर देंगे। भैया सिंपल वे में अलग हो जाएगा, और का रॉकेट साइंस नहीं है। क्या बोला, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को अलग करने के लिए, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में। इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग धातु मल को ऊपर से हटा लिया जाता है, भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। सिंपल सी बात है। सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। आइए क्या कह रहा है, सो देखो, कह रहा है कि नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे। नमक कपूर कैसे करोगे भैया? ये कपूर उड़ जाता, क्यों? क्यों? इसका होता है ऊर्ध्वपातन, कैम्फर जिसको बोलते हैं कपूर, इसका क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है, ये उड़ जाता है, इसका होता है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। और नमक है, कपूर है, उसको गर्म कर दीजिए, कपूर उड़ जाएगा ना, बचेगा नमक ही ना। हो गया, कितना सिंपल विधि है। लेकिन चेक कर लेते हैं क्या बोला। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है कि कपूर को गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। सही बात है क्या? सही बात है क्या? हो जाता है। इस प्रकार उन मिश्रणों जिसमें ऊर्ध्वपतित हो सकने वाले अवयव हो को ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धि हो, इस प्रकरण में नमक से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन का प्रयोग करते हैं। बता दिया आपको। अमोनियम क्लोराइड किसका किसका? तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, नेफ्थलीन, एंथ्रासिन इत्यादि ऊर्ध्वपतित होने योग्य पदार्थ हैं। ध्यान में रहेगा क्या? शुष्क बर्फ का भी ऊर्ध्वपतित हो जाता है, वो भी ऊर्ध्वपतित होता है शुष्क बर्फ। आपके सामने में दिया, इसको क्या क्या गर्म किया, उड़ जाएगा भाई साहब। सिंपल सा फंडा। आइए, क्या काले स्याही में डाई एक ही रंग है? आइए क्या कह रहा है सो देखो, क्या कह रहा है सो देखो। आइए चेक कर लेते हैं। कह रहा है छानक पत्र की एक पतली परत ले, इसके निचले किनारे 3 सेंटीमीटर पेंसिल की एक रेखा खींच ले, उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रखें, इसे सूखने दे। जार बीकर पकड़ने में जल ले, उसमें इस छानक कागज को इस प्रकार रखें कि जल की सतह से ठीक ऊपर रहे, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया आपके सामने। यहाँ पे क्या कह रहा सो देखो, कुछ ये भैया एक बीकर लिया गया, यहाँ पे स्याही था, स्याही का निशान डाला, पेंसिल से खींची गई रेखा, और ये क्या है? छानक पत्र। अब ये क्या है? ये स्याही का निशान है पहले से, ये छानक पत्र है, ये जार है, ये जार है, बीकर नहीं जार बोलिए, ठीक है। और कागज के एक क्लिप क्या, तो ये भाई साहब आप केशिकत्व प्रोसेस पढ़ा है आपने, केशिकत्व आपने पढ़ा है। केशिकत्व से क्या होता है? स्याही ऊपर की ओर चढ़ती है, पृथ्वी के अंदर से जल ऊपर आता है, ये भी केशिकत्व के कारण। पेड़ पौधों से जल ऊपर आता है, ये भी केशिकत्व के कारण, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है सो देखो, कह रहा है जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में है तथा डाई विलायक के रूप में। सही बात है, स्याही जल और डाई से बना हुआ, तो डाई विलय है और जल विलायक। जैसे ही हम जल छानक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, डाई के कणों को भी अपने साथ ले जाता है। प्रातः डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील होगा वो तेजी से ऊपर उठेगा, क्योंकि जल ऊपर उठेगा तो वो भी तेजी से ऊपर उठेगा। इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो पाता। इसमें जो ज्यादा घुलनशील है,
इसमें जो ज्यादा दो तीन रंग से मिला हुआ है, जो ज्यादा घुलनशील है वो ज्यादा ऊंचा, जो कम घुलनशील है कम ऊंचा, जो कम और कम कम घुलनशील, तो अलग अलग रंग हो जाएगा। जल ऊपर उठेगा तो कम घुलनशील वाला थोड़ा नीचे रहेगा, जल ऊपर जाएगा तो स्याही भी ऊपर जाएगा, लेकिन जो कम घुलनशील है थोड़ा नीचे रहेगा। जो ज्यादा घुलनशील और ज्यादा जाएगा, और ज्यादा वो अलग जाएगा, तो अलग अलग लेयर पे हो क्या मिल जाएगा, स्याही डाई हमको मिल जाएगा। कह रहा है कि रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया कि स्याही के घटक को अलग किस विधि से करते हैं, तो क्रोमैटोग्राफी विधि से करते हैं। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ रंग होता है, स्याही मतलब रंग, तो उसको पृथक करने के लिए क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। इस विधि का सबसे पहले रंगों को पृथक करने में ही प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, क्रोमैटोग्राफी रखा गया। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे आइए क्या कह रहा है, कह रहे हैं एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग उन विलय पदार्थों को, इस विधि का उपयोग कहां करते हैं, इस विधि का उपयोग कहां करते हैं, उन विलय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में क्या होते हैं, घुले होते हैं। तकनीकी में विकास के साथ ही क्रोमेटोग्राफी में नई तकनीकों का विकास हुआ है, जिसके बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसका प्रयोग कहां करते हैं क्रोमेटोग्राफी का, डाई में रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करने में। जो कोई पदार्थ होते हैं उसमें जो रंग होते हैं वो पिगमेंट के कारण होता है, उसी को रक्त से नशीले पदार्थों ड्रग्स को क्या करने में, पृथक करने में। दो घुलनशील द्रवों के वो पहले था दो अघुलनशील द्रव को कैसे किया, कीप से अलग कर लिया, लेकिन अब दो घुलनशील द्रव है उसको कैसे अलग करेंगे, तो भैया इसको वाष्पीकरण से कर लेंगे, आसवन से कर लेंगे। आइए हम एसीटोन और जल के मिश्रण को लेते हैं, मिश्रण को आसवन फ्लास्क में डालते हैं, थर्मामीटर लगाते हैं, उस पर उनको नीचे दिए गए तस्वीर के हिसाब से। कह रहा है दो घुलनशील द्रवों को आसवन विधि से क्या करते हैं, पृथक्करण करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जल और एसीटोन का विलयन है इसमें हमने गर्म किया, क्लियर है क्या, तो गर्म किया तो भाई अच्छा इस फ्लास्क को क्या बोलते हैं, आसवन फ्लास्क बोला जाता, ठीक है। तो ये एसीटोन क्या होगा, वाष्पीकृत जल्दी होगा, तो ये वाष्पीकृत होके यहां आया, और ये जल भी साथ में आएगा वाष्पीकृत होते हुए, तो इसका वाष्पीकरण की दर ज्यादा है, तो ये भाई ये यहां पे आएगा ये ड्रॉप के फॉर्म में, और ये पहले हमने इसको क्या किया, अलग अलग जगह से हमने इसको हटा लिया। आइए देखते हैं क्या है, सो देखो क्या लिखा, कह रहा एसीटोन वाष्पीकृत होता है तथा संघनित होकर संघनक द्वारा बाहर निकालने पर इसे बर्तन में एकत्रित किया जाता, ठीक है। तो ये किस विधि से होता भैया, यहां पे अच्छा, और उसको फिर ठंडा कर लिया गया, तो इस विधि को बोलते हैं आसवन। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं, मतलब जल था और एसीटोन था, अलग अलग हुआ नहीं, दोनों साथ साथ उबल रहा, वही बोल रहा, जो विघटित हुए बिना उबलते था, जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता। कह रहा दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता हो, क्या बोल रहा, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करता है। पहली बात समझ, जो दो द्रव है दोनों घुला हुआ है, दो द्रव अगर घुलनशील है तो उसको अलग करने के लिए आसवन विधि का उपयोग करते हैं, लेकिन अगर अंतर ज्यादा हो, अगर मतलब दो या दो से अधिक द्रव घुले हुए हैं और सबका क्वथनांक में ज्यादा का अंतर है, तो सिंपली आसवन विधि, साधारण आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर उसके क्वथनांक में अंतर कम हो, 25 केल्विन से भी कम हो, तब हम लोग क्या करेंगे, तब करेंगे प्रभाजी आसवन विधि से या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। पेट्रोलियम को इसी से निकाला जाता है, उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण, पेट्रोलियम उत्पादों के विभिन्न घटकों का पृथक्करण किससे करते हैं, इसी विधि से किया जाता है। क्या रहा, केवल इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है, केवल आसवन फ्लास्क और संघनक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ होता।
साधारण प्रवाही स्पंद एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं, जो कि चित्र में दर्शाया गया। आइए चित्र को देखा जाए। यहाँ आपके सामने जो हमने आपको बताया, कह रहा है कि वायु से गैसों को कैसे प्राप्त करते हैं। वायु से गैसों को कैसे प्राप्त किया जाता है। ये थोड़ा जूम हो गया ज्यादा क्या। आइए, कह रहा है कि वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक वायु एक कैसा मिश्रण है, समांगी बताया है। इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। चित्र दर्शाया गया। वायु है, दाब बढ़ाकर और तापमान कम करके वायु को संपीड़ित तथा ठंडा करना। जैसे ही दाब बढ़ाएंगे, तापमान कम करेंगे, द्रवावस्था में जाएगा, हमने आपको बताया था। तो जैसे ही द्रवावस्था में जाएगा तो क्या होगा, प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का क्या होगा, पृथक्करण होगा। और जिसका क्वथनांक अलग अलग होगा तो अलग अलग ऊंचाई पर वो अलग अलग हो जाएंगे। सेम विधि लगता है पेट्रोलियम के भी पृथक्करण में। जैसे क्वथनांक -183 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन अलग होता है, -186 डिग्री सेल्सियस पे ऑर्गन अलग होता है, और -196 पे नाइट्रोजन। 183 माइनस पे ऑक्सीजन, -186 पे ऑर्गन, और -196 पर नाइट्रोजन। वायु प्रतिशत ऑक्सीजन का लगभग 20.9, मतलब 21% रहता। ऑर्गन का 0.9 या फिर 0.938% भी बोल सकते हैं। और नाइट्रोजन का 71% होता। नहीं, ये क्या होता है, अलग। ये यहां एक दिया गया चार्ट। वायु के घटकों का क्या, पृथक्करण। पहले क्या, ये अचानक है, वायु प्रवेश किया गया इसमें। वायु में दबाव, दाब का क्या करें, उच्च करेंगे। दाब को क्या करेंगे, उच्च। और ताप को क्या करेंगे, निम्न। ताप को निम्न करेंगे, ताप को निम्न करेंगे, दाब को उच्च करेंगे। तो गर्म वायु हुआ। जल में दिया गया इसमें, टक 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 जमा हुआ शीतल जल, ये निर्गत हुआ, और शीतल जल संपीड़ित होकर इसमें आया, पृथक करने वाला। और ये सब अलग अलग पे, ये क्या हो गया, द्रव ऑक्सीजन अलग है, ये अलग हो गया नाइट्रोजन। तो ये सभी अलग अलग तापमान पर क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अच्छा, इधर गया, इधर गया भाई, पेन ऊपर चला गया, कोई बात नहीं है। आइए इधर देखते हैं। कह रहा है कि यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना पड़ेगा। सबको पृथक करने पे आपको मिलेगा। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता, बताया है। फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है। इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहां सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने अपने क्वथनांक के अनुसार क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, चलो ये चीजें हमने आपको बता दिया। फिर ये कह रहा है कि जल घर में जल का शुद्धि निकाय। जल घर है, तलहट टैंक है, इसमें ठोस पदार्थों के नीचे बैठने के लिए जगह दिया गया है। निलंबित अशुद्धियों के तलहट के ये सब इसमें गया। छानक है, इसमें नीचे अशुद्धियां बैठेंगी, कंकर पत्थर बालू सब है, और ये जल इसमें आएगा। यहाँ पे बैक्टीरिया को मार दिया जाएगा, शुद्ध जल आपको मिलेगा। तो ये जल को क्या किया जाता है, शुद्धिकरण करके दिया जाता है। आगे बढ़िए, क्या लिखा है सो देखो। हाँ, क्या है, क्या है, क्या है। कह रहा है यहां देखा जाए, कह रहा है किसी अशुद्ध नमूने में शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग करेंगे। कौन सा, क्रिस्टलीकरण। क्योंकि यहाँ पे भी क्रिस्टलीकरण क्या कह रहा है, क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में क्या जाता है। उदाहरणों के लिए समुद्री जल से जो नमक हम प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियां हो सकती है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में
डेफिनेशन देखिए, क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न उदाहरणों कारणों से क्या होता, उत्तम होता। कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं और कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह सकती है। वाष्पीकरण होने पर यह अशुद्धियां ठोस को दूषित कर सकती है। क्या कह रहा है, इसका प्रयोग कहां करते हैं, सो देखो, कह रहा समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में। इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में से किसी का प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। किस विधि से, तो भाई क्रिस्टलीकरण विधि से, यही दिया हुआ। आइए क्या कह रहा, सो देखो, इसमें क्या रहा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अवस्था बदला सिर्फ तो भौतिक, लेकिन संरचना बदला तो रासायनिक। या ऐसे बोल सकते हैं, जो वापस मिल जाएगा भौतिक परिवर्तन, वापस नहीं मिलेगा रासायनिक परिवर्तन। कह रहा पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया है। ऐसे गुण जिसका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवनांक, क्वथनांक, ये सब कैसे हैं, भौतिक गुण। अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन के ही होते हैं। उनकी रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं, लेकिन ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को तो दर्शाते हैं, लेकिन रासायनिक रूप से वो H2O ही है, बर्फ में भी और जल में भी। यही बात बोल रहा। कह रहा है जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव है, लेकिन उनके रासायनिक गुणधर्म क्या है, भिन्न है। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता। तेल का रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता। रासायनिक परिवर्तन क्या करता है, उसके रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन लाता है और हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। मतलब सिंपल सा, रासायनिक परिवर्तन होगा तो नए पदार्थ बनेंगे, या फिर रासायनिक संरचना में परिवर्तन होगा। क्या रहा है, क्या मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। मोमबत्ती की जलने की प्रक्रिया में क्या होता है, भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। इसलिए मोमबत्ती का जलना अगर आपसे पूछ लेगा तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों, लेकिन मोमबत्ती का अगर पिघलना पूछेगा तो सिर्फ भौतिक परिवर्तन। कहेगा तत्व, रॉबर्ट बॉयल, देखिए समझिएगा, रॉबर्ट बॉयल पहले थे जिन्होंने क्या किया था, परिभाषित किया था। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लेबोजियर, यही लेबोजियर हैं जिनको रसायन का पिता बोला जाता, ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा का प्रयोग किया। बोलेगा तत्व शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो रॉबर्ट बॉयल ने। लेकिन परिभाषा किसने दी, तो भाई लेबोजियर। तत्व शब्द रॉबर्ट बॉयल, लेकिन अगर आपसे पूछेगा परिभाषा तो एल लेबोजियर। उन्हीं के अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य तरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को साधारणतः धातु, धातु और धातु में वर्गीकृत करते हैं। और आप जानते ही हैं धातु क्या होता है, धातु क्या होता है, चमकीला होता है, चांदी जैसा सफेद या सोने की तरह पीला होता है। ये ताप और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ये उष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालक। ये तन्यता होती है, सर्वाधिक तन्यता किसकी होती है, सोना की होती है। ये आघात वर्धनिया होता है, सबसे अधिक किसका होता है, सोना का। तन्य मतलब तान के पतला वायर में कन्वर्ट कर देंगे। आघात वर्धनता का मतलब होता है पीट के सीट के रूप में, चादर के रूप में बदल सकते हैं। इनको पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होते हैं, मतलब साउंड निकलता है, इसलिए स्कूल में जो बिल बना हुआ होता था इसी का होता था। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटासियम सभी क्या है, धातु के उदाहरण। पारा धातु है लेकिन द्रव अवस्था में पाया जाता। अधातु क्या होगा, धातु का उल्टा। अधातु का विभिन्न रंगों की होती है। ये ताप और विद्युत का कुचालक होता है। ये चमकीली, प्रतिध्वनि और आघात वर्धनीय नहीं होती है। सही बात है।
उदाहरण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी क्या है? अधातु। कुछ उपधातु है, कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाता है, जिनको क्या बोलते हैं? मेटालॉइड्स। जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। जर्मेनियम को एका सिलिकॉन भी बोला जाता है। आइए इधर देखिए, कह रहा अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। 92 तत्व प्राकृतिक है, जबकि शेष मानव निर्मित। ये ध्यान में रखना, अगर आपसे पूछ लेगा प्राकृतिक कौन है, ऐसे 118 तत्व अभी तक ज्ञात है, 118 तत्व ज्ञात है, लेकिन पूछेगा प्राकृतिक कितना, तो 92। ये ध्यान में रखना। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस है, गैस में कितना? 11। दूगो तत्व क्या है? द्रव है, एक पारा एक ब्रोमीन। पारा धातु, ब्रोमीन अधातु, ये भी ध्यान में रखना। पूछ लेता कौन सा अधातु है जो द्रव है, तो ब्रोमीन अधातु द्रव है, पारा धातु द्रव है। दूगो, तो दूगो ब्रोमीन और पारा, 2 रहता है द्रव अवस्था में, 11 रहता है गैस अवस्था में, बाकी सभी ठोस में रहते हैं। गैलियम और सीजियम तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर किस अवस्था में चले जाते हैं? द्रव अवस्था में चले जाते हैं। इसका मतलब गैलियम को थोड़ा सा टेम्परेचर पे क्या होगा? द्रव अवस्था में चला जाएगा। यौगिक किसको बोला जाता? एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात से बना। अनुपात नियत होना चाहिए, जैसे H2O। तो अगर इसकी परमाणु की संख्या के अनुपात में हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, लेकिन द्रव्यमान के हिसाब से ये 1:8 में रहेगा। ये द्रव्यमान के हिसाब से, द्रव्यमान के हिसाब से 1:8 में रहेगा, और परमाणु संख्या के आधार पे 2:1 में रहेगा। तभी जाके ये क्या बनेगा? यौगिक का निर्माण कर पाएगा। कह रहा है जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं? यौगिक का निर्माण हम कर पाते हैं। ठीक है, आइए इधर देखते हैं। ये बस छोटा सा उदाहरण दिया गया है, आइए यहां देखते हैं। कह रहा है कि आपने पाया दोनों समूह, समूह 2 समूह दिया गया है इसमें। आइए यहां पे आइए, काम की चीजें, जो आपके काम की चीजें हैं वहां पे आता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। कह रहा मिश्रण और यौगिक, मिश्रण और यौगिक। क्या बोल रहा? मिश्रण और यौगिक। मिश्रण, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। तत्व या यौगिक मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। तत्व यौगिक मिलेगा तो मिश्रण बनेगा, यौगिक नहीं। जबकि तत्व क्रिया करके नए यौगिक बनाता है। यौगिक बनेगा 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलेगा तो यौगिक बनेगा, लेकिन 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिलेगा किसी भी अनुपात में तो मिश्रण बनेगा। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता, अनुपात निश्चित नहीं है, लेकिन ये संगठन सदैव अस्थायी होता, अनुपात निश्चित होता। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता, मैंने आपको बता रखा पहले भी। और नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरीके से क्या होता है? भिन्न होता है। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जाता है मिश्रण में, लेकिन यौगिक के रासायनिक और रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक कर सकते हैं, इसको भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते। ये सारी चीजें हमने पहले भी बता रखा। मिश्रण का वह गुण मिले हुए तत्वों के गुण के समान होते हैं, ये सभी चीजें दिया गया। आइए देखिए यहाँ पर छोटा सा चार्ट देखिए, ये चीजें हमने आपको बता रखा, फिर से एक बार देख लीजिए, या तो देख लो, क्या दिक्कत है, रिवीजन हो जाएगा। पदार्थ या तो ठोस, द्रव, गैस। चौथा प्लाज्मा, पांचवा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कहला शुद्ध पदार्थ 2 तरह का होता है, एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है। तो पदार्थ 2 अवस्था में, एक शुद्ध एक अशुद्ध। अशुद्ध में मिश्रण, अशुद्ध में मिश्रण, शुद्ध में 2 तत्व और यौगिक। तत्व सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया सकता, यौगिक नियत संगठन होता है, रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही घटक में विघटित किया सकता, भौतिक विधि द्वारा नहीं। तत्व का उदाहरण कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा आदि है, जबकि यौगिक का उदाहरण जल, मीथेन, चीनी, नमक। अच्छा, मिश्रण 2 तरह का, एक समांगी एक विषमांगी बताया हुआ। समांगी का समान संगठन होगा, विषमांगी का असमान। समांगी में उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फर, जल, अल्कोहल, ये सब। लेकिन विषमांगी का बालू, नमक, चीनी, नमक, लकड़ी, ये सब तेल में, ये सब क्या है? विषमांगी का उदाहरण है। तो हमने सब कुछ बता दिया, हो गया, सारा कुछ कंप्लीट हो गया। तो इस चैप्टर के अंदर जितनी भी चीजें थी हमने आपको प्रॉपर तरीके से सारी बातें बता दी है।
मुझे उम्मीद है कि यह सेशन आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास फिर नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर, बाय।